बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हमारे मेहमान राशिद किदवई साहब, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। ब्रेक से पहले ट्रंप की बात हो रही थी, तो ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया और रशिया की डेड इकोनॉमीज हैं, आपस में जो करना है करें, मैं तो भारत पर टैक्स लगा रहा हूं। अब ये बात उन्होंने कही, ये शब्द ट्रंप ने इस्तेमाल किया, डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने 1 घंटे पहले ट्वीट कर दिया, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट। भारत की अर्थव्यवस्था मृत है और इसको मारने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। फिर इसकी वजह उन्होंने बताई है, अडानी मोदी पार्टनरशिप, डीमोनेटाइजेशन, खराब जीएसटी, फेल्ड असेंबल इन इंडिया। अच्छा, असेंबल इन इंडिया लिखा है, मेक इन इंडिया है जबकि, लेकिन वो कहते हैं कि भारत बनाता कुछ नहीं, केवल असेंबल करता है। एमएसएमई खत्म हो गए और फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनको दबा दिया गया, ये उनका कहना है। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ बिकॉज देयर आर नो जॉब्स। नौकरियां देश के अंदर है नहीं। एक बयान भी आया उनका, सुनाता हूं आपको। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. मतलब आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज स्टेटेड अ फैक्ट। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने एक सच बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मृत प्राय है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कहने के लिए शेडो प्राइम मिनिस्टर है, और कितना देश के प्रति और देश की इकोनॉमी के प्रति कितना निगेटिव एटीट्यूड राहुल गांधी का है कि उनको सब कुछ नकारात्मक दिख रहा है। इकोनॉमी डेड हो गई है। और ट्रंप ने जब एक घोषणा की थी कि भारत पे 25% का टैरिफ लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी, राहुल गांधी कितने गदगद नजर आ रहे हैं, उससे कितने खुश है कि देखो, मैंने कहा था, देश अगर तकलीफ में जा रहा है, एक देश, भारत देश के अगर अमेरिका के साथ डील नहीं हो पा रही है, तो राहुल गांधी को उस समय क्या कहना चाहिए था? राहुल गांधी को एक कहना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर, या लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री से कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी, पूरा विपक्ष और हम कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, आप अमेरिका के सामने झुकना मत, देश के हित को झुकने मत देना, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, यह देश की बात है। और राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं? वो खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया, इकोनॉमी डेड हो चुकी है। आज भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के कगार पर पहुंच चुका है और उन्हें पूरी इकोनॉमी डेड लग रही है राहुल गांधी को। दुनिया भारत का लोहा इकोनॉमी के अंदर मान रही है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपको ज्यादा खराब क्या लगा कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा, या वो दोनों ट्रंप की बात को दोहराया? तीनों बात, इकोनॉमी को डेड भी कहा जब वो जानते हैं कि भारत तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति में खड़ा है, और पूरी तरीके से देश के प्रति आपका नकारात्मक एटीट्यूड कि आप हर चीज में आपको नकारात्मक दिख रहा है, हर चीज को आप अडानी पे ले जाते हो, उद्योग धंधे आप कह रहे हो खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। मतलब आप देश की जनता को भी बताना चाहते हैं हर अखबार में होता है ना सर, वो फाइनेंशियल न्यूज का पन्ना, तो मतलब जो भी अखबार जाता होगा उनके घर पे उस पर भी आता होगा। आज के अखबार में खबर है, वैसे याद आ गई, चर्चा चली तो एमएसएमई का नाम पढ़ के, ये जो पहला क्वार्टर गुजरा है अभी फाइनेंशियल ईयर 26 का, जो जिस साल में हम हैं, उसमें भारत के एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई में सर्विसेज भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, ट्रेड भी, आधे से ज्यादा एमएसएमईज ने ग्रोथ रजिस्टर की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी। जब आगे आए वो पिछले साल जो उसमें ग्रोथ रजिस्टर हुई है, और ये उसमें बताया गया है कि इसके अलावा जो बाकी एमएसएमई सेक्टर है वो इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को महसूस करता है। ये एक सिडबी का सर्वे हुआ है प्रॉपर, उसमें ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा एमएसएमईज वाइप्ड आउट। देखिए, समीर जी ने उसकी एक राजनीतिक व्याख्या कर रहे थे। देखिए, क्या होता है अर्थव्यवस्था में, तो उद्योगपति या जो भी होते हैं उनका ये होता है कि एक जैसे हमसे उद्योगपति ने एक बार कहा था कि यार ठंडी उछालो तो नीचे रुपया गिरे, तो ये मतलब होता है कि 2 का 4 हो, ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, और इंडो यूएस ट्रेड डील का ना होना उसमें एक तरीके का सेटबैक है। तो एक भाव है और उसके उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, वो कारण से आप सहमत हो या ना हो, या आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन ये फिर वही मैं कह रहा हूँ कि नियत पे हमला करना, कि वो चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे, ये ना करे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनुचित है और उसको ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने तमाम उसके तथ्य भी दिए हैं। आपने कहा एमएसएमई का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल क्वार्टर की, लेकिन 50% अगर नहीं चल रहे हैं तो प्रश्न उठता है। नहीं चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो भी कंफर्टेबल है। ये सारी उतार चढ़ाव है, देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं भी, ये तमाम चीजें भारत की। देखिए, कोई भी चीज आप बिल्कुल ऐसे नहीं करें, जैसे हम कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत भी है कि व्हाटएवर यू से अबाउट इंडिया द अपोजिट इज इक्वली ट्रू।
तो आप तर्क कह सकते हैं गिलास आधा भरा है आधा खाली है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन जी ने उन्होंने कहा तो था। सर उन्होंने तो डेड बता दिया ना। डर का माहौल है ही क्रिएट नहीं। कर रहे हैं मार्केट में, डर का माहौल क्रिएट कर रहे यही हैं। मैं कह रहा हूं, आप उसको राजनीतिक व्याख्या ना करें, उसकी एक उन्होंने भाव है कहने का कि वो ये कि बढ़ नहीं रही है। डेट का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई, मृत्यु हो गई। हर एक भाषा का एक अपना एक सौंदर्य होता है, कहने का तरीका होता है। मेरे ख्याल से उनका आशय ये है कि ठीक ये है। आगे नहीं बढ़ रही। चलिए अब तो खैर इस पर जवाब नहीं, बीजेपी सौरभ देगी। जी, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहूं मैं अब, ये ऐसी बात, ट्रंप को कल तक वो जाने क्या क्या कह रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, डेड इकोनॉमी हो गई और ट्रंप मरे जा रहे हैं इस मरी हुई अर्थव्यवस्था से ट्रेड डील करने के लिए। दुनिया के सारे देश हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आज हम उस जगह पहुंच गए जो कांग्रेस सरकार की नीतियों में 80s में चाइना ने कर लिया, हम नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का होना चाहिए था हब, कौन? भारत भी होना चाहिए था। चीन के साथ हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए। हमारी पॉलिसी नहीं रही, हम सब कुछ चीन को देते चले गए, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए और आज हम कह रहे डेड इकोनॉमी है। जब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब हमारा साइज इतना बड़ा हो गया है, जब हमारे यहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं, जब हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। जो रशीद जी को किसी उद्योगपति ने कहा ना कि ठल्ली उछालो तो रुपया गिरे, सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में रुपया गिर रहा और कहीं नहीं गिर रहा, दुनिया में कहीं नहीं गिर रहा। हम 6.5% प्लस हैं, वो 1.5%। दुनिया का कोई देश हमारे सामने खड़ा नहीं होता। चाइना हमसे कम है। आपकी जरूरतों के हिसाब से शास्त्री जो कहते हैं कि आपको 8% पर होना चाहिए, इसको जरा समझिए। जरूरत के लिहाज से तो हम 10% हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कहा जाता है ना कि गिवन कंडीशंस में क्या है, दुनिया में युद्ध चल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस में हलचल है, कोई एक मार्केट स्टेबल नहीं है, ट्रंप जैसा राष्ट्राध्यक्ष है, चाइना में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, नॉर्थ कोरिया और चाइना और रशिया का ट्रायंगल अलग चलता है, इस्लामिक कंट्रीज का अपना अलग है, उसमें भारत जैसा देश जब इस तरह की ग्रोथ रजिस्टर करता है तो ये कमाल की बात है। और फिर मैं कह रहा हूं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मेरे ख्याल से राय विक्री, असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड अमेरिका, वो क्या कह रहे हैं, फॉर्मर है वो, उन्होंने कहा कि जो दुनिया में ट्रंप की वजह से एक वैक्यूम हो गया है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, वो भारत फिल कर सकता है। हम वहां खड़े हैं। अब वो तो वहाँ उनको सारे अमेरिकी पुराने जो लोग हैं सरकार में रहे हुए सब याद दिला रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खत्म कर लेना ने चाहते सब हो। पढ़ाया होगा गुरुजी, वो अमेरिका ही रहते हैं ना, तो अमेरिकी अब जाइए जरा वो पाकिस्तान वाली बात कर लेते हैं, हमने कई बार उसकी भूमिका बना दी। अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर बहुत मेहरबानी भी दिखा रहा है और हमको जलाने के लिए कह रहा है कि यहाँ हम तेल ढूंढेंगे और एक दिन पाकिस्तान क्या पता इंडिया को तेल बेचे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने क्या कोई साइड चुन ली है। अच्छा, साइड चुनी जो त्रिपाठी जी ने इससे पहले बात की थी, फिर ऐसी साइड क्यों चुनी? मतलब ट्रंप की क्या मजबूरी हो सकती है पाकिस्तान में? एनीवे, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने की डील की, ऑयल रिजर्व्स डेवलप करने की। उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी की तलाश कर रहे हैं और वो कंपनी जो है वो वहां पर जाकर एक विशाल तेल के भंडार को खोजेगी और फिर उसमें से ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अब आपको लगेगा कि क्या ये काम इतना आसान है और क्या पाकिस्तान इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठा हुआ है? इसकी बात करेंगे, एक बयान सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको सीधे बताता हूं ये मामला है क्या। पाकिस्तान के पास 350 मिलियन बैरल्स तेल, इसका प्रूवन ऑयल रिजर्व है। इतना उसकी जमीन के नीचे या समंदर में है, 350 मिलियन बैरल। और अभी अगर इसको वो देखें कि वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है ऑयल रिजर्व्स के मामले में, तो वो 52वें नंबर पर है, 52nd स्थान है उसका तेल रिजर्व्स के मामले में। अब अचानक क्या हो जाएगा? पाकिस्तान डेली प्रोड्यूस करता है 88,000 बैरल और उसकी डेली कंजम्पशन है 5.5 लाख बैरल, मतलब 85% इंपोर्ट पर बेस्ड है वो। क्या उसके यहां पर कोई बहुत बड़ी ऑयल डिस्कवरी हुई है? जवाब है नहीं। सीस्मिक सर्वेज और जो कुछ जांच की जाती होगी पता लगाने के लिए कि यहां तेल का भंडार हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें ना कोई बड़ा रिजर्व पता लगा है और जो तेल है भी वो भी कॉमर्शियली वाइबल नहीं है कि आप इतने पैसा उसमें लगाएं फिर वहां से आप तेल निकालें, उसको आप फिर उसको बेचें, वो वाइबल नहीं है, वो बिजनेस ही वाइबल नहीं है। अगर करना भी पड़ा अमेरिका को ये काम, तो कितनी लागत और कितना समय लगेगा? $5 बिलियन का कम से कम खर्चा बताया जा रहा है और 4 से 5 साल जिसमें एक्सप्लोरेशन भी होगी, ड्रिलिंग भी होगी, फिर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और सब कुछ किया जाएगा। इसमें कम से कम 4 से 5 साल जो है वो समय बीत सकता है। अब कहने को तो
भारत में भी जांच चल रही है। भारत अभी हमारे जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हैं वो अभी यूरोप के किसी कंट्री में गए थे, हरदीप पुरी, और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने टेंडर निकाले हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आए, नॉर्वे की कंपनी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आके तेल ढूंढिए। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात इसमें जो है अभी तक दिखाई दे नहीं रही। विजय जी, नहीं, मैंने कहा ना कि केवल वो पाकिस्तान को, आपने शायद उसका जिक्र किया कि नहीं किया, कि भारत को कितना तेल प्रोड्यूस कर रहा है, कितने की ज़रूरत है, उसमें पाकिस्तान कुछ कर भी ले तो वो हमारे कुछ बहुत काम आने वाला नहीं है। मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है जो और भारत के इतने बुरे दिन आएंगे नहीं कि हमें उससे तेल खरीदना पड़े। नहीं, वो मैं जो ट्रम्प साहब ने जिस तरह की, कल को पाकिस्तानी भारत में आ जाए ये भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा आकलन अलग है। मुझे लगता है वो ट्रम्प ने उसको व्याख्या नहीं की। बात वो जो पाइपलाइन है जो ओमान से यहाँ आनी है उसके बारे में, उसकी तरफ उनका इशारा है कि जो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान से भी गुजर रही है, और अगर हम उसकी ये सब नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। या सेंट्रल एशिया से भी, वहाँ भी बहुत सारे ईरान से भी जो तो ये तमाम चीज़ों का उनका वो इशारा, मुझे उसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान का ऑयल का मतलब उनका मतलब ये है कि उस रास्ते से जो तेल आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने सर घोषणा की ही है कि हम एक कंपनी वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान में लगा रहे हैं। ये तो कहा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉलिटिकल खबरें भारत की और बता देता हूं। राजस्थान की खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में, राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात की चर्चे हैं। अब क्या वहां पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। सोमवार को वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और मंगलवार को, माफ कीजिएगा आज नहीं, मंगलवार को भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से मिले। तो राजस्थान में क्या चल रहा है। सियासी हलकों में कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं। वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ में स्कूल हादसा जो हुआ वो मामला भी फिलहाल गर्म है, और चर्चे तो यहां तक हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन पर भी विचार कर सकती है। ऐसी नौबत क्यों आई है लेकिन, और क्या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है। समीर जी, देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान को लेकर राजनीतिक हलचलें पिछले काफी लंबे समय से चर्चाओं में चल रही थी। मुख्यमंत्री अभी बदलेंगे बिहार चुनाव के पहले, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। भजनलाल एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से चर्चा है, दोनों प्रदेश को लेकर चर्चा है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव को लेकर भी चर्चा है और राजस्थान के भजनलाल को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों को चुना गया था अचानक से, कि भजनलाल तो पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए थे, वसुंधरा राजे का जिस तरीके से वहाँ रोल रहा और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भजनलाल का न ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल है, न अपने मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल है, और संगठन के अंदर भी जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए राजस्थान में वो नजर नहीं आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने बेटे के भविष्य को लेकर भी चिंतित है कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो बेटा जो सांसद है दुष्यंत, उसका भविष्य क्या होगा। शायद वो चाहती है कि उनके बेटे को कोई एक पद मिले, या तो केंद्र में मिले या संगठन में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए उनके बेटे को। वैसे भजनलाल जी का मिलना तो चलिए फिर भी रूटीन मामला बता करके मुख्यमंत्री आते तो वसुंधरा जी का मिलना बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से देखिए, वसुंधरा के वैसे भी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं माने जाते रहे जब वो मुख्यमंत्री रही। आप देखिए कई लंबे समय बाद उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है इस संदर्भ में, तो मुझे लग रहा है वसुंधरा मिलने गई होगी तो निश्चित रूप से कुछ विशेष बात रही होगी। नहीं, शिकायत तो नहीं करेंगे मुख्यमंत्री की, वो अपने मुद्दे लेकर गई होंगी। हो सकता है वो ये कहती हो कि संगठन में क्या, मतलब उनका भविष्य क्या संगठन में देंगे। ये बता दीजिए क्या भजनलाल जी की शिकायतें दिल्ली पहुंचती हैं। निश्चित रूप से शिकायतें आई है भजनलाल की, संगठन से भी आई है, संघ से भी आई है, सरकार और संगठन में जो सामंजस्य नहीं है, और भजनलाल की जिस तरीके से वर्किंग रही है, सरकार को लग रहा था जब उनको चुना गया था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था कि वसुंधरा जैसे एक हैवीवेट को उठा के अगर भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो प्रदेश के अंदर एक कोई अपना कद बनेगा। लेकिन एक समय के बाद भी अभी वो इस मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। कुछ चर्चा क्या है चर्चा राजस्थान की? देखिए, चर्चा जो है कुछ चीजें समझनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑलरेडी उस परिवार के हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अब वो चाहे दुष्यंत बने या वसुंधरा का कुछ एडजस्टमेंट बने, वंशवाद का एक भाजपा ऐसा नहीं करेगी कि एक ही परिवार के दो लोग जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, तो एक चुनौती है। नहीं, मैं इनके भजनलाल जी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है देखिए वो तो भाजपा ने, देखिए एक बड़ा प्रश्न है और वो प्रश्न का शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी सही उत्तर दे सके कि क्या कारण था कि शिवराज सिंह चौहान को जो है वहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने से वंचित किया गया। क्या कारण था कि वसुंधरा, जिनका एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, जो कहती है बहुत सी आज नरेंद्र मोदी की जो स्कीम जो केंद्र में चल रही है उन सब की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उन्होंने उसकी शुरुआत की। तो ये तमाम प्रश्न जिसका जवाब शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी बता दे सकते हैं। या नई पिक्चर रिलीज हुई या पुरानी रील देख रहे हैं? नहीं, ये सब पुरानी में देखिए है क्या कि रशीद जी बहुत वरिष्ठ हैं
और सबसे मतलब जिनको कहे कि सारे नेता उनके आसपास गुजरते रहे हैं, सबसे निजी संबंध होंगे, लेकिन शिवराज जी और वसुंधरा की तुलना नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे कभी भी सरकार वापस लेकर नहीं आ पाई। एक बड़ी नेता है, राजघराने से हैं, प्रभाव है, पावर है। शिवराज सिंह चौहान हर बार सरकार वापस ला। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े नेता हैं, वसुंधरा उनकी तुलना में नेता नहीं है। वसुंधरा वैक्यूम में नेता थी। भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को तय करके बनाया। कहीं दूर दूर तक भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री से पद से हटाने की कोई संभावना नहीं। एक कार्यकर्ता को वहां बिठाया गया है, जो दिल्ली चाहता है वो भजनलाल कर रहे हैं, इसमें भी कोई इब्बट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी कोई नया व्यक्ति होता है तो वो मुश्किल होती ही है, चाहे भाई इतने समय तक जो लोग मुख्यमंत्री रहे उनके अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, दूसरे लोग होंगे। डिलीवरी में कहीं दिक्कत है क्या? उसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत परसेप्शन में है। परसेप्शन में जाहिर है, जब आप उस तरह से नेता नहीं होते, पहली बार के विधायक हैं, तो आपको मुश्किलें आती हैं और उसकी वजह से इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सारी सर मुख्यमंत्री की इतनी प्रॉब्लम है कि अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछते कि मैंने एसपी का ट्रांसफर का दिया, उसका देख लेना हो जाए। एक चीफ सेक्रेटरी से अगर मुख्यमंत्री ये कहे कि मैंने एक एसपी का नाम दिया आपको ट्रांसफर का, वो देख लेना, आप कर देना, तो ये बता रहा है कि भाई मुख्यमंत्री की वहां क्या स्थिति है। जयपुर मेरा अभी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता और एमएलएज हैं उनकी शिकायतें बहुत सारी हैं संगठन में, मुख्यमंत्री जी को लेकर और सरकार को लेकर, और वो बार बार बात की जा रही है। वसुंधरा जी भी करती रही हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में बदलाव की संभावना मुझे अभी कम लगती है, क्योंकि वो तो दिल्ली के ही नुमाइंदे हैं और सरकार तो दिल्ली से चल रही है। समय हो गया इनको बने हुए, ख्याल से अभी 2 साल हुए ना, 2023 दिसंबर में बने हैं। बिहार और आप चुनाव तक सोचिए नहीं कि होगा, भरतपुर से ही वो आते हैं। भरतपुर राजस्थान का, जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ का हिस्सा है, और वो कभी सरकार में का हिस्सा नहीं रहा। नहीं बड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान और जयपुर तक सत्ता केवल वहाँ तक चलती है मैक्सिमम। भरतपुर में लाने से एक तो उसी का बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। और इसलिए सरकार ने भी जब चाहा, जब उनको बनाना था, मैं इसलिए भी बार बार कह रहा था कि भजनलाल जी को पहले सरकार ने मतलब बीजेपी लीडरशिप ने सोचा हुआ, इसलिए उनको भरतपुर के बजाय आमेर से चुनाव लड़वाया गया, ठीक है, क्योंकि वो उसका एक पूरा रीजनल। लेकिन कुछ चीजें अब नॉर्मल, लेकिन नाराजगी है वहां पर। अभी जो स्कूल वाला हादसा हुआ, भजनलाल जी गए नहीं वहां गए, वो तो वसुंधरा जी का इलाका है। वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर तो आप हो। हाँ, वो समझ ही नहीं पाए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। 7 बच्चे मर गए स्थिति में नहीं है। आपकी कुव्यवस्था की वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए था वहां। तो राहत के जो चेक, राहत राशि के चेक हैं, वो भी वसुंधरा जी ने दिए परिवारों को। ये काम ये भी हो सकता है कि वसुंधरा जी का एक वो भी बैरियर वहां पर हो कि वो और दोनों एक दिन के गैप में प्रधानमंत्री से आके मिल रहे हैं। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में भी दौड़ लग रही है दिल्ली की। एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में है और कहा जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब क्या बात होगी ये तो बाद में पता चलेगा, या समीर जी भी बता देंगे। लेकिन माना ही जा रहा है कि वहां मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और ये खबरें हमने आपको बीच में बताई हुई हैं कि कैसे अब देवेंद्र फडणवीस के पास फ्री हैंड है, वो किसी पर आश्रित नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो वो अपनी मनमर्जी से डिसीजंस भी लेते हैं। और वो उनकी कुछ अपेक्षाएं भी हैं अपने सहयोगी दलों की, और खासकर उनके मंत्रियों से। अभी खबर आई थी कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ कह दिया था कि अगर किसी मंत्री के काम या बयान से सरकार पर आंच आएगी, उस सरकार की छवि पर, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ये भी बीच में ये भी देखा आपने, मराठी के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मंत्री वो सड़क पर मोर्चा निकालने वाले थे राज ठाकरे के समर्थन में। तो ये सारी घटनाएं भी वहां पर हुई हैं। अब देवेंद्र फडणवीस अभी दिल्ली आए थे, वो मिले थे होम मिनिस्टर से। अब एकनाथ शिंदे आने, बताइए समीर जी क्या चल रहा है? देखिए, जो बड़ा मामला अभी इनके बीच में चल रहा है वो महामंडल की नियुक्तियां, जितने बड़े कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर उसकी नियुक्तियां होनी है। कौन कौन से कॉर्पोरेशन किसके पास जाएंगे, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो माड़ा है, सिडको है, जो बड़े कॉर्पोरेशन है, वहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए जाए, उसको लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा विवाद इस बात पर है कि एकनाथ शिंदे को इस बात की शिकायत है कि लगातार अभी जो विवाद विधायकों के आए थे, जो थप्पड़ मार दिया था गायकवाड़ ने, वो एकनाथ शिंदे का विधायक था। जो नोटों के साथ पकड़ाई में आए थे, वो एकनाथ शिंदे के विधायक थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी का ये कहना है कि चूंकि हमारे पार्टी के विधायक थे, तो इस मामले को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसको मीडिया में उठवाया है और एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर की गई। एकनाथ शिंदे को इस बात की भी शिकायत है कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ऑर्डर दे दिया है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनकी अनुमति के, सीएमओ के बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ेगा, जो अभी एकनाथ शिंदे तय कर रहे थे। इस बात पर भी विवाद चल रहा है कि वहां पर कैबिनेट मंत्री मालूम पड़ा एकनाथ शिंदे के पास है
और राज्य मंत्री बीजेपी के विधायक के पास है, तो विधायक अलग बैठक ले रहे हैं, तो एक सामंजस्य की जो कमी रही है। उसके बाद तो बीएमसी के चुनाव आने वाले 2 महीने के बाद, तो गठबंधन कैसा होगा, महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में सीटें कैसे जाएंगी, बाकी जगह गठबंधन में क्या होगा, ये सारी चर्चाएं इस बैठक एक में होंगी। बार जल्दी से एक खबर आपको मैं बिहार की बता देता हूं। तेज प्रताप यादव क्या साइकिल की सवारी करेंगे, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पटना के समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, वहां 1 घंटे तक रहे, उनका खूब स्वागत सत्कार भी हुआ, रिश्तेदारी भी लगती है भाई समाजवादी पार्टी से उनकी। तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और खबर यह कि वो अपनी पार्टी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने तेज प्रताप और अखिलेश यादव की वीडियो कॉल पर बात हुई थी, ये बात सामने आई, और जब अखिलेश ने उनसे पूछा कि किस सीट से चुनाव लड़ोगे, तो तेज प्रताप उस वक्त तो शायद उनको नहीं बता पाए, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं महुआ सीट से लड़ूंगा। और महुआ सीट से जो विधायक आरजेडी का ऑलरेडी है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो सब कुछ करता धरता लालू जी हैं, तो लालू जी जो कहेंगे हमारे यहाँ वो हो जाएगा। तेज प्रताप को इस चुनाव में फैक्टर बनने वाले हैं क्या? जी, मुझे नहीं लगता। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई वहाँ जड़ और मजबूत नहीं है बिहार में, और वो अगर करेंगे तो देखिए जो महागठबंधन है उसका क्या भाग समाजवादी पार्टी होगी और उससे तेज प्रताप। लेकिन तेज प्रताप को बिना उसके जो है लालू प्रसाद यादव की मर्जी के, तेजस्वी की मर्जी का, मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगा। और जो आपने रिश्तेदारी की बात करी है उसमें बहुत कुछ खटास भी आ चुकी है। रिश्तेदारी में खटास आ चुकी है? जी हाँ, ये बात आपने ये इससे शुरू करना चाहिए था ना आपको। नहीं, वो तो सार्वजनिक हुआ है। रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी क्या है, जल्दी से बता दीजिए, वो क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे की जो शादी है, जो भी सांसद है, उनकी शादी लालू प्रसाद के छोटे बेटे से हुई है। अखिलेश जी का भतीजा। हाँ, अखिलेश का भतीजा है। अखिलेश जी के भतीजे की शादी लालू जी की बेटी से। और आपने कहा रिश्ते में खटास आ गई। नहीं, वो मैं तेजस्वी जी के, वो इनका बात कर रहा था, तेज प्रताप की बात कर रहा था कि उनके रिश्तों में गड़बड़ी आ चुकी है, तो उसको लेकर के वहाँ बहुत तेज प्रताप को बिल्कुल आरजेडी एक्सेप्ट करेगी या लालू परिवार एक्सेप्ट करेगा, इसको लेकर मुझे संदेह है। अच्छा, मतलब अब विच्छेद पूरा हो गया है, ऐसा लगता है। ओके, तो ये था आपके लिए आज का पूरा अपडेट। बड़ी खबरों का दिन है आज। बहुत शुक्रिया राशिद किदवई साहब, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी और हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद।